सो हेलो टू एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपना प्रीलिम्स का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, उसमें सेकेंड लेक्चर जो कि बिहार की नदियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली हर एक साल आपको जब हम इसका एमसीक्यू दिखाएंगे टॉप 20, तो आप देखिएगा कि उसमें हर एक साल एक या दो क्वेश्चन तो उसमें जरूर रहता है। तो मान लीजिए कि बिहार स्पेशल में से ज्योग्राफी में से अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो ये हम लोग करेंगे और इसके जस्ट बाद एक जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसी पे आधारित टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें कि प्रीवियस बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है उसका भी क्वेश्चन शामिल रहेगा, और साथ ही साथ जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो भी हम इसमें दे दिए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार की जो रिवर सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है उसके उद्गम के आधार पर, कि वो जहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो मेनली बिहार में जो नदियां हैं वो दो ही जगह से ओरिजिनेट होती है। एक तो वैसी नदियां जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होकर के आती है, और दूसरी वैसी नदियां हैं जो कि सॉदर्न प्लेटियो, जो सेंट्रल इंडिया का प्लेटियो है, जो छोटा नागपुर का प्लेटियो है, कैमूर का प्लेटियो है, उससे भी कुछ नदियां अपने तरफ से बह करके आती है। तो ये था उसको मुख्यतः उद्गम के आधार पर। लेकिन अगर आप उसको स्थिति और उसको किस दिशा में नदी प्रवाहित हो रही है, अगर उसके हिसाब से देखिएगा तो तीन भाग में आप लोग बांट सकते हैं। पहला वैसा सारी नदी जो कि उत्तर के दिशा से गंगा में आकर के मिलती है। गंगा जो है अपने बिहार को बाइसेक्ट करती है दो भागों में, जो कि मैं फिजियोग्राफी में पढ़ा ही चुका हूँ। तो उसमें जो उत्तर की दिशा से आकर के मिलती है वो हो गया एक तरह से, उसको अगर प्रथम वर्ग माने, और दूसरा उस वर्ग की नदियों को माने जो कि दक्षिण के पठार से आकर के मिलती है। तीसरा गंगा में ही लेकिन, और तीसरा उस वर्ग की नदियां हैं जो कि बहती तो दक्षिण के पठार से है, लेकिन वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, किसी दूसरी नदी में पहले मिलती है, फिर गंगा में मिलती है, या फिर बिहार में नहीं मिलती है, बिहार से बहती है। जैसे अजय अजय नदी क्या है कि आप देखिएगा वो बिहार से बहती है, लेकिन वो बिहार में नहीं, वेस्ट बंगाल में गंगा में जाकर के मिलती है। ये तीन भाग में हम लोग इसको उसके जल के प्रवाह की दिशा तथा जहां पे वो मिलती है उस दिशा में देखेंगे, तो उसको तीन भाग में मोटा मोटी बांट सकते हैं। चलिए अब एक एक करके, तो हाँ, आप ये सारा नाम तो आपको हम अभी बताएंगे, मैप में भी दिखाएंगे कि किधर से कौन सी नदियां कहाँ से बहती है और कहाँ से। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों नदियां में क्या डिफरेंसेस, जो गंगा से बहती है नदी, जो हिमालय से। डिफरेंसेस तो बहुत है, बट यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो है, इसको सतत वाहिनी नदी यानी पेरेनियल नदी। पेरेनियल नदी इसको क्यों बोलते हैं कि वैसी नदी जिसमें सालों भर पानी रहती है। और मौसमी नदी उसको बोलते हैं जो सालों भर पानी नहीं रहता है। मेनली जो मानसून का सीजन होता है उसमें जो रेन होता है उसके कैचमेंट एरिया में, उससे उसमें पानी आती है। और सालों भर कोई कोई नदी सालों भर नहीं भी बहता है, कुछ नदी अगर बहता भी है तो इसी पानी सबसे बहता है, और कुछ नदी तो सूख ही जाती है जनरली। और ये जो सतत वाहिनी नदी हिमालयन नदी है, जब गर्मी के दिन आती है तो इसमें स्नो जो मेल्ट होता है वहां से पानी रहता है, और बरसात के दिन में स्नो जो मेल्ट होता है उससे तो पानी रहती ही रहती है, साथ ही साथ जो मानसून अपना सीजन में वर्षा होती है उसके कैचमेंट से भी रहता है। इसीलिए इसे सतत वाहिनी या पेरिनियल नदी बोला जाता है। ये हिमनद से निकलती है, इसका स्रोत जल स्रोत है, जैसे पहले ही बताया कि बरसात के पानी ही इसका मोस्टली स्रोत है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो जो अपना हिमालय है वो 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ है। तो लास्ट से जो है शिवालिक, फिर उससे ऊपर जो है हिमालय, ग्रेट हिमालय है। तो जो ग्रेट हिमालय है उसका हाइट अधिक है, तो वहां से जब बर्फ पिघलता है तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ आएगा जिधर स्लोप है कम। तो वो कहाँ आता है, वो शिवालिक रेंज में आती है, और फिर बिहार में मैदानी भाग में टाल क्षेत्र के, सॉरी, जो अपना लास्ट का जो क्षेत्र है वहां पे भावर भावर बनाता है, और भावर के बाद वो तराई रीजन में रीअपियर होता है वो नदियां। ओके। दक्षिण से उत्तर ये जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर, क्योंकि वहां पे भी अगर ढाल देखिएगा आप तो बीचों बीच गंगा का मैदान है जिसका ढाल कम है। तो ऑब्वियसली है कि इधर से भी पठार से वो नीचे उतरेगा और हिमालय से भी आप नीचे नदी आएगा। ओके। बाढ़ग्रस्त रहता है। ये बाढ़ग्रस्त क्यों रहता है कि यहाँ की जो नदियां होती है बहुत तेज गति से बहती है, क्योंकि उसका स्लोप अधिक होता है और अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में गाद सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जिसके कारण जब वो मैदानी भाग में पहुंचता है तो वो वहां पे इरोड करना शुरू करता है। और अगर इरोड, मान लीजिए जो रिवर की ऑलरेडी बेड है वो भरा हुआ है, तो पानी ऊपर आ जाता है, और पानी जब ऊपर आ जाता है तो वो बाढ़ के रूप में निकलती है।
इस एरिया में थोड़ा कम इसमें बाढ़ आता है। इसका दो कारण है। पहला तो इधर की जो मिट्टी होती है, वो जो मिट्टी है वो कौन सी चट्टानी टाइप की मिट्टी है, उसको इरोड करना नदी के लिए उतना संभव नहीं है। तो वो अपना एक मार्ग होता है, जिसी मार्ग में जनरली चलती रहती है। ओके। और दूसरा, ये नदी की जो इधर से हिमालयन नदी से इधर का जो स्लोप है थोड़ा कम है, तो इसका स्पीड भी थोड़ा कम रहता है। और गाद सब जो भी होता है, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट, वो भी कम रहती है इस नदी में। हिमालयन के बारे में आप जब ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो रिजुविनेशन होता है। रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही एक स्टेज में पहुंचता है, हिमालय में फिर से विकास होने लगता है, हिमालय फिर से उठने लगता है, फिर से वो नदी प्रारंभिक स्टेज में आ जाती है। यानी रिजुविनेशन के कारण ये नदी अभी भी युवा अवस्था में ही है। बट ये नदी जो है, अब जो पठारी भाग है वो उसका वृद्धि नहीं हो रहा है, वो उसका अब इरोजन हो रहा है। वो अपना जो अपर मोस्ट स्टेज होता है उसमें पहुंच करके इरोड होकर के फिर से इस स्टेज में। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी जो ये सतपुड़ा और ये सब जो थी, वो अपने युवा अवस्था में जैसा अभी हिमालय है उससे भी ऊपर रहा होगा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना इरोजन ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका इरोजन हो चुका है, तो ये वृद्ध अवस्था में पहुंच गया है, ये अभी युवा अवस्था में इसकी नदियां है। युवा अवस्था में होने के कारण ये अपने मार्ग बहुत अधिक परिवर्तन करता है। जब ये मैदानी भाग में पहुंचता है तो इसके पास सेडिमेंट्स इतना होता है कि वो लेके नहीं जा पाता है, तो फिर वो क्या करता है, मेंडरिंग करना शुरू करता है। और मेंडरिंग करने से क्या होता है कि आप देखिएगा एग्जाम्पल में कि नॉर्थ बिहार में मन, चौर, मन, ये सब जो वो ऑक्सबो लेक होता है, तो वो ऑक्सबो लेक मेंडरिंग कहीं जो लास्ट स्टेज होता है तो नदी सीधा हो जाती है, और उसका जो मार्ग में जो पीछे वाला पार्ट रहता है वो गौखुड़ झील यानी ऑक्सबो लेक के रूप में बदल जाता है। तो ये अपने मार्ग को अभी भी परिवर्तित करता रहता है, लेकिन ये मार्ग नहीं परिवर्तित करता है, स्ट्रेट चलता है। जिसका कारण ऊपर में भी बताए थे कि एक तो कारण ये है कि नदी बूढ़ी हो चुकी है, और दूसरी कारण उधर का रॉक्स भी है, सॉइल भी है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि चट्टानी टाइप का है, जिसके कारण ये संभव नहीं हो पाता। अब हम आपको एक ये मैप दिखाते हैं। इस मैप में आपको मोटा-मोटा ये अंदाजा लगा देते हैं कि ये जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे कुछ, वो यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बार-बार खुद से भी आप देखिएगा बाद में भी। तो होता क्या है कि गंगा नदी बाइसेक्ट्स, एग्जैक्टली बाइसेक्ट्स नहीं बोल सकते हैं, 54% इधर है, 46% इधर है, बट काइंड ऑफ बाइसेक्ट ही करती है बिहार। तो इसमें जो सबसे पहले, आप हम लोग पहले ऊपर की नदी, नॉर्थ की नदी देखते हैं, तो सबसे पहले जो नदी आती मिलती है वो है घाघरा। इसको सरयू भी कहते हैं। घाघरा इसको क्यों बोलते हैं, ये बहुत तेज चलती है, घर घर की आवाज होता है, इसलिए उसको घाघरा बोल जाता है। और इस नदी पे कौन सा है पवित्र धाम, अयोध्या है, सरयू, यूपी में। तो देखिए ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है। तो पहला नदी जो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है ये। दूसरा नदी गंडक, यहाँ पे देखिए ये भी बिहार और यूपी का थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है, तो दूसरा नदी गंडक। और तीसरा इधर से आप देखिएगा तो कर्मनाशा है। तो ये तीन नदी आप रट लीजिए कि ये प्रीलिम्स में कभी भी आ सकता है, बिहार और यूपी के बॉर्डर बनाते हुए ये तीन। हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन दे दे, अब फिर वहां पे आपको एक नदी कोई और रहे, बोलेगा इसमें से कौन नहीं बनाता है, तो ये तीन तो बनाता है। तो आप ये देख लीजिए, घाघरा, गंडक, कर्मनाशा। चलिए इसके बाद आती है बूढ़ी गंडक। और हाँ, ये जो गंडक नदी है, और ये अपना इधर देख रहे हैं, ये छोटा पश्चिमी चंपारण, इस पे बहुत सारा बांध बना है, जो कि हम नेक्स्ट में बताएंगे आपको आगे। चलिए फिर है बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, और ये दोनों आपस में मिल जाता है कहाँ पे, बेगूसराय से पहले ही कहीं पे ये मिलती है, और फिर इसके बाद आ गया। तो और इसी पे है बूढ़ी गंडक जो है, यहीं पे, यहाँ कहीं पे आप देखिएगा तो यही समस्तीपुर बेगूसराय के बॉर्डर के आसपास, वैसे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कांवर झील। ओके। फिर ये कमला नदी है जो कोसी में आकर के मिलती है, और कोसी फाइनली गंगा में मिलती है। और सबसे लास्ट देखिएगा बिहार में, पूर्वी बिहार में, वो है महानंदा, जो कि इसमें आकर गंगा नदी में मिलती है। वैसे भी अगर गंगा का ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो वो भी महानंदा ही है। ठीक। फिर सोन नदी है। सोन कहाँ से निकलते हैं, अमरकंटक से। अमरकंटक से और चार नदी कौन सा निकलता है, तो नर्मदा, हसदो, महानदी, सोन। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो कभी कभी ये भी दे देगा कि किस पहाड़ी से, तो अमरकंटक पहाड़ी से दो इंपॉर्टेंट नदी जरूर याद रखिएगा कि नर्मदा और सोन निकलती है वहां से। फिर देखिए पुनपुन है और फल्गु, ये दोनों आपस में मिलता है। और फिर पुनपुन जो है फतुहा नदी में, जा फतुहा के पास गंगा में मिलता है। ये गंडक जो है वो कहाँ मिलता था, ये छपरा के पास मिलता है। ओके। सोन कहाँ पे मिलता है, तो दानापुर के पास मिलता है। ये सारा प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फिर ये अजय नदी है। तो इसी तरह से ये देखिएगा कि ये अपना साउथ के साइड से जो ईस्टर्न मोस्ट है वो अजय नदी है। ठीक है। तो इस मैप को आप बार बार देखिएगा, थोड़ा आइडिया रहेगा। मेंस में भी आपको मान लीजिए जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई भी, तो आप इसको एक रफ स्केच पे खुद से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा, आप दे सकते हैं। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां और उसकी जगह, तो ये मैं ऐसे भी पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जितनी भी स्टडी मटेरियल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में
दे दूंगा आपको, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए घाघरा, घाघरा छपरा के पास, गंडक जो है पहलेजा सोनपुर है वहां पे, सून नदी जो है वो दानापुर में, ठीक है, सॉरी घाघरा मिलता है छपरा के पास और गंडक मिलता है सोनपुर में। पिछले स्लाइड्स में मैं बोल दिया था कि गंडक, लेकिन नहीं है, ऐसा याद रखिए, यहाँ जो लिखा है वो प्रॉपर है। सून जो है वो दानापुर के निकट मिलता है। महानंदा है ये मालदा, मालदा टाउन भी लोग बोलता है, वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे मिलता है। पुनपुन फतुहा के निकट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। कोसी, कोसी जो है कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ है, कुर्सेला है कटिहार में, वहां पे मिलता है। और बूढ़ी गंडक जो है खगड़िया में, जनरली कहीं कहीं देखिएगा आप लिखा रहेगा मुंगेर, तो मुंगेर उस साइड है, मुंगेर में भाई कैसे मिल सकता है ये नदी, ये नदी कभी भी मिलेगी, नॉर्थ की है नदी तो वो गंगा में खगड़िया में ही मिलेगी, बीच में गंगा है और वेस्ट दक्षिण भाग में मुंगेर है। हाँ, भागलपुर जिला अगर रहता तो भागलपुर जिला गंगा के इस साइड भी उस साइड भी, मुंगेर ऐसा नहीं है, मुंगेर से पूछे पहले, ठीक है, तो इसको याद रखिए खगड़िया में, बहुत सारे बुक में देख रहे थे वहाँ मुंगेर भी लिख दिया था, ऐसा नहीं है। अब फिर यही मैप है जिसमें वो जगह भी दे दिया कि कौन कहाँ पे आके मिलता है, तो देख लीजिए छपरा यहाँ है, छपरा के निकट जाके घग्गर मिलता है, हाजीपुर में कौन सा मिलता है, गंडक मिलता है, ये जाता है ये यहाँ पे दानापुर में मिलता है। फिर पुनपुन देखिएगा फतुहा के पास मिलता है, तो ये भी एक तरह से मैप है, इसमें थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ था कौन सा सिटी कौन, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस नदी पे कौन सा सिटी, जैसे मुजफ्फरपुर कहाँ है तो बूढ़ी गंडक पे है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं। और हाँ, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था जिसका एकदम आप एक बार यही देख लीजिए मैप तो अच्छा रहेगा, आपको ये पूछ लिया था कि पटना जिला, सॉरी, गंगा के आजू बाजू यानी दोनों साइड कितने जिले बिहार के पड़ते हैं, तो देखिए मान लीजिए आपको तुक्का ही मारना है, कुछ नहीं आता है, सिर्फ हमको ये पता है, थोड़ा सा भी आइडिया है मैप का, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि ऊपर में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 8 जिला तो यही मिल जाएगा, 9 और 10 ये हो गया, ओके। फिर एक छोटा सा ये याद रखिएगा शिवहर ऊपर में है, 12 हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर भी बीच में है तो 13, 13 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा है जो गंगा के ऊपर, हम लोग मोटा मोटे ऐसे भी अंदाजा लगाएंगे तो सोचेंगे ऊपर में। उसी तरह अगर नीचे में आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको करीब 12-13 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो यानी अगर 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही हमको पता चल गया कि जो सीधा नीचे में वो गंगा से मिलती ही नहीं है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा भभुआ, सासाराम है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, ये सब तो सटता ही नहीं है उससे, ओके। तो इतना चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20-22 डिस्ट्रिक्ट तो जरूर नहीं है, ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था कि 20, 17, 18 और 12, तो ऑब्वियस है कि जब 25 डिजिट सरता ही नहीं है तो 13 होगा, बहुत ज्यादा होगा, ऑप्शन में 13 नहीं है तो 12 को हम लोग तुक्का मार के आएंगे। हाँ, दिस इज वेल एंड गुड, अगर आपको पता हो कि हाँ कितना है एग्जैक्टली, तो आप थोड़ा मोटा मोटी कि हाँ 6 नीचे में भी है और 6 ऊपर में भी है तो आप बना सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपके जो कॉमन सेंस होता है वो भी काम आता है, लेकिन वो सेंस तभी काम आएगा जब आप मैप को अच्छा से देखे रहिए, ओके। चलिए यहाँ पे हम सारा नदी को दे दिए हैं, अब किसका कहाँ पे उद्गम स्थान है, तो गंगा गंगोत्री से होता है, बंगाल के खाड़ी में गिरता है और बिहार में इसका 445, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये डेटा याद रखिएगा, एक ये डेटा, एक ये जो डेटा है 394 वो, और एक कोसी का डेटा आप याद रखिएगा, एटलीस्ट इतना जरूर याद रखिएगा। वैसे मैं सबको यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप किसका कहाँ पे उद्गम स्थान है वो भी देख लीजिए। सरयू, तो ये नमपासरी नेपाल में है, गंगा सारण में मिलता है और बिहार में बहुत कम ही 83 किलोमीटर करीब है। गंडक जो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है सोनपुर के पास मिलता है, इसका लंबाई ठीक ठाक है 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलता है, खगड़िया में मिलता है और यही मात्र एकमात्र नदी है जो बिहार में ही निकलता है और बिहार में ही खत्म भी हो जाता है। प्रीलिम्स के पॉइंट से बूढ़ी गंडक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में निकलता है, बिहार में ही खत्म हो जाता है, 320 किलोमीटर इसका लेंथ है। बागमती, बागमती जो है महाभारत श्रेणी से निकलता है और कोसी में जाके मिलता है और ये जो है ये 394 किलोमीटर, तो अगर आपको ये पूछ रहे कि गंगा के छोड़ के कौन सबसे लंबी नदी है जो बिहार में बहती है, बिहार में लंबाई सबसे अधिक कौन है, तो ये 394, लेकिन अगर ये पूछे कि बिहार में गंगा में नॉर्थ से मिलने वाली नदियां जिस उसमें से कौन है जिसका सबसे अधिक लंबाई है, तो वो कोसी होगा, कोसी का ओवरऑल लेंथ 780 किलोमीटर के आसपास। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ बिहार में लंबाई, ये ध्यान रखें, बिहार में सबसे अधिक लंबाई बागमती 394 किलोमीटर गंगा के पास, इतना एकदम कंठास कर लीजिए, आपको इधर उधर से कहीं डेटा नहीं देखना, ये परफेक्ट डेटा है, हम बहुत सारा रिसर्च करके इसमें डाले। कमला, कोसी का सहायक नदी है, 120 किलोमीटर। कोसी, गुसाई स्थान, ये नाम याद रखिएगा पक्का, गुसाई स्थान नेपाल में है, वहां से कुर्सेला कटिहार में मिलता है, 260 किलोमीटर इसका लंबाई है। महानंदा जो है वो मालदा में, सोन नदी जो है अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलता है, और 3 नदी कौन कौन सा है, महानदी है, नर्मदा है, हसदो है, ये याद रखिएगा, सॉरी, तो ये 3 तो जरूर है कि सोन, महानदी और नर्मदा।
और वो डेनड्राइटिक एक होता है कि एक ही जगह से जब बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग दिशा में नदी निकलता है, वो एक हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उस जगह से वैसा जगह कौन सा है, एक ये है अमरकंटक, 202 किलोमीटर यहाँ पे सोन नदी है। कर्मनाशा, कर्मनाशा जो है 192 किलोमीटर है। पुनपुन ये छोटा नागपुर पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलता है और गंगा फतुहा में मिल जाता है, 200 किलोमीटर। फल्गु छोटा नागपुर के पठार से ही निकलता है और ये पुनपुन में पहले मिलता है और फिर पिनपुन जाकर के मिलता है गंगा में, 235 किलोमीटर। अजय, अजय ये कभी कभी पूछ लेता है जमुई डिस्ट्रिक्ट से एकमात्र नदी निकलती है वो क्या कौन सा है, तो वो अजय है। ये और गंगा में पश्चिम बंगाल में जाके मिलता है। क्यूल जो है हजारीबाग झारखंड से निकलता है, गंगा लखीसराय में 111 किलोमीटर है। और सकरी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, क्यूल नदी है में जाकर के मिल जाता है। हाँ, अब हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना आपको ये भी थोड़ा बता दूं कि ये आपको जो इंडिया का ज्योग्राफी है उसमें ये हम पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी आपको दिखा रहा हूँ कि गंगा का इन चार जगह जो इम्पोर्टेंट हम लोगों का धाम है, और फिर उसमें कब से कहाँ से गंगा बोला जाता है, कहाँ से इसको धौली गंगा मिलता है, फिर क्या होता है। तो ये देखिए, बद्रीनाथ से नदी निकलता है जिसका नाम है अलकनंदा, और यही मेन रिवर है कहाँ तक, ये है देवप्रयाग तक। ओके, तो ये देखिए अलकनंदा जब बद्रीनाथ से निकलता है और उसमें धौली रिवर मिलता है तो उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आगे अलकनंदा निकलती है, नंदाकिनी मिलता है तो उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। फिर और आगे जब गंगा अलकनंदा निकलती है तो अलकनंदा में पिंडर गंगा मिलते हैं जिसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो केदारनाथ से मंदाकिनी निकल के अलकनंदा में जहां मिलती है वो होता है पॉइंट रुद्रप्रयाग। और फिर फाइनली जब ये अलकनंदा और आगे आती है और इसमें भागीरथी मिलती है, गंगोत्री से निकलती है, तो वो देवप्रयाग जगह होता है और इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना। तो ये अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखिएगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है। यमुनोत्री से तो यमुना निकलती है, बाद में वो भी जाके गंगा में मिलती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देवप्रयाग, जब अलकनंदा भागीरथी से जहां मिलती है उस जगह को देवप्रयाग बोला जाता है और उसके बाद वो गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब हम थोड़ा थोड़ा ये भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक रिवर का वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे मैं बहुत सारा चीज बता ही दिया हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हम लोगों का। तो नॉर्थ बिहार से जो इंपॉर्टेंट नदी निकलती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गंगा, जिसकी ओवरऑल लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। देवप्रयाग अभी हम बताए हैं कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जहां पे मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं और उसके बाद उसका नाम गंगा पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट रखेगा पीटी के पॉइंट के हिसाब से। बिहार के किसी भी एग्जाम में ये मदद करेगा आपको कि ये बिहार में बक्सर जिला में चौसा के पास, और मान लीजिए कि अगर सिर्फ चौसा रहे तब भी चौसा टिक करेंगे, बक्सर रहे तब भी बक्सर टिक करेंगे, दोनों रहेगा तो चौसा टिक करेंगे। ओके, तो ये बना करती है, यहाँ से निकलती है और फिर अपना भोजपुर सारण डिस्ट्रिक्ट से प्रवाहित होती है, कटिहार भागलपुर में सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर चली जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। सिर्फ इतना पॉइंट है, और जितना पॉइंट है वो हम हाईलाइट कर दिए, इतना याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए ये काफी है। सरयू घाघरा, तो ये नमपा श्रेणी नेपाल से निकलती है, उत्तर प्रदेश बिहार में सीमा बनाती है। तीन ही नदी सीमा बनाती है, कौन कौन बनाती है, कर्मनाशा बनाती है, घाघरा बनाती है, गंडक बनाती है, ये भी याद रखिएगा। और ये तीव्र प्रवाह के कारण इसे घग्घर, घर घर का आवाज होता है इसीलिए घग्घर बोला जाता है। हाँ, इसका जो ये दोनों नदी है सहायक, राप्ती या शारदा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। बहुत सारी नदियां हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम दिए हैं आपको कि सरयू का जो सहायक नदी में ये राप्ती और शारदा है, ये पूछा जाता है। गंडक जो है सप्तगंड के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, नारायणी के नाम से भी मैदानी भाग में पुकारा जाता है, सालीग्रामी भी कहा जाता है। नॉर्थ बिहार में जब आप देखिएगा कि सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है उसमें पत्थर यूज किया जाता है जनरली, मिथिला क्षेत्र में उसको सालीग्राम बोलते हैं। तो ये सालीग्रामी जो उस तरह का पत्थर होता है वो सिर्फ इसी मैदान के इसी नदी में मिलती है, और इसीलिए इसे सालीग्रामी नदी भी कभी कभी बोला जाता है, और इसका पूजा पाठ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस पत्थर का। उत्तर प्रदेश बिहार का सीमा बनाता है, और भैंसालोटन नामक एक जगह है जहाँ चंपारण में ये बिहार में प्रवेश करता है। और यही भैंसालोटन पे आप बाद में हम लोग दिखाएंगे आपको, जब हम अलग से आपको इरिगेशन वाला प्रोजेक्ट करवाएंगे क्लास, तो उसमें हम दिखाएंगे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट में मल्टी मोड प्रोजेक्ट जो है उसमें भैंसालोटन नाम के इस जगह पे एक विद्युत परियोजना भी है, और वहां से दो तीन नदियां भी, गंडक त्रिवेणी नदी सब भी, नहर भी निकलती है जो सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बूढ़ी गंडक, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, बिहार में निकलती है, बिहार में ही खत्म होने वाली एकमात्र नदी है, और ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में गंगा में मिल जाती है। और हाँ, ये कांवर झील है, ये बेगूसराय टाउन में है, वो इसी का ऑक्सबोर्ड है। किसका, बूढ़ी गंडक का। ये इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 39th रामसर लेक जो है इसी को बनाया गया।
बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है और इसी नदी पे दो इंपॉर्टेंट सिटी नेपाल का है, काठमांडू और पशुपतिनाथ। उनका मंदिर भी, पशुपतिनाथ का मंदिर और काठमांडू जो शहर है वो इसी नदी के किनारे पे है। कोसी नदी, ये नेपाल के, ये गोसाई, इसको याद रख लीजिएगा, गोसाई स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निकलती है, नेपाल में इसे सप्त कोसी कहा जाता है। वैसे थोड़ा डिटेल में अगर आप इंटरव्यू कभी दीजिएगा तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना रहेगा, अगर आप नॉर्थ बिहार के हैं तो उसमें आप देखिएगा कि टून कोसी, तमा कोसी, तमर कोसी, अरुण कोसी, ये तीनों जब मिलती है तो उसके बाद उसको कोसी बोला जाता है। और ये जो सोन कोसी है इसका 4 नदी है इसमें, और ये बाकी इधर 3 हो गया तो 7 नदी है, इसीलिए इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। तो खैर वो डिटेल में देखा जाएगा, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में हर एक साल बाढ़ लाता है, बहुत लोगों को पुनर्वास करना पड़ता है, बहुत सारा जान माल की क्षति होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। कोसी परियोजना जो है हनुमान नगर नेपाल में, ये बिहार और नेपाल का कंबाइंड परियोजना है, हनुमान नगर में इस पे डैम बना हुआ है, वहीं से बिजली प्राप्त की जाती है। महानंदा नदी, ये दार्जिलिंग से निकलती है और पश्चिम बंगाल की मालदा जगह है उसमें जाकर के गंगा में मिल जाती है, और ये सब बिहार की सबसे पूर्वी तथा गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। अब चलते हैं साउथ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर, तो 3-4 इसमें भी देख लेते हैं। तो सोन नदी है, सोन नदी जो है मैकाल पर्वत जो अमरकंटक नामक जगह है वहां से निकलता है। ये दूसरा सबसे, गंगा में यमुना के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहायक, यमुना सबसे बड़ा है गंगा का, किधर से, दक्षिण बैंक पे, तो उसी तरह दक्षिण बैंक पे ये सबसे बड़ा दूसरा जो है ये है, 780 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है, कहीं पे 84 देखिएगा कहीं कुछ है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से हम उठाए हैं वहां पे 780 किलोमीटर था। ये दानापुर के पास गंगा में जाकर के मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और ये जो है रोहतास एवं गढ़वा जिले में झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करता है। एक चीज और है, ये जो आप देख रहे हैं कैमूर की पठारी और इधर जो छोटा नागपुर पठार, उसको ये बाइसेक्ट करता है कि बीच से ये बहती है। ओके। और डेहरी पे सोन नदी पे बांध बना हुआ है। पुनपुन जो है ये झारखंड के पलामू जिले से निकलता है, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाता है। ये दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी में से एक है सोन के बाद। कर्मनाशा नदी, जैसा कि नाम ही बताता है कर्मनाशा, इसमें नहाने से आपका कर्म का नाश हो जाएगा, इसीलिए बहुत सारे लोग बोलता है नहीं नहाने के लिए, बट साइंटिफिक रीजन ये है कि इस नदी के पानी में कॉलीफॉर्म बहुत होता है। कुछ दिन पहले तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एग्जैक्टली मना कर दिया था कि किसी को इसमें नहीं नहाना है, इधर जानवर को पानी पानी नहीं दीजिए, क्योंकि उसमें कॉलीफॉर्म जो है बहुत अधिक मात्रा में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कर्म नाश होता है, हाँ लोगों की आस्था है, लेकिन बट ये है कि उस पानी में कॉलीफॉर्म बहुत अधिक मात्रा में है। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था उसमें नहाने से लोगों को। तो इसकी उत्पत्ति कैमूर की पहाड़ी में होती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश, हाँ कॉलीफॉर्म से होता क्या है, तो कॉलीफॉर्म से ये होता है कि स्किन डिजीज होने की बहुत अधिक खतरा रहती है, वो एक तरह के बैक्टीरिया है, उसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करता है ये भी, और चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिल जाता है, इसको अपवित्र नदी इसीलिए बोला कॉलीफॉर्म होने की बात। फल्गु नदी फल्गु नदी जो है, इस नदी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे, ये जो है यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली निरंजना तथा मोहन, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फल्गु नदी, ये दोनों नदी जो है के मिलने से बनती है और अंत में पुनपुन नदी में जाके चली जाती है। तो कभी कभी फल्गु को ही निरंजना भी कह दिया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पितृपक्ष में लोग पिंडदान करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुंचते हैं गया में, जिससे वहाँ के टूरिज्म भी बूस्ट होता है और लोगों की एक तरह की आस्था भी है इसमें। चलिए, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट टॉप 20 एमसीक्यू, ये देखिए, जब तक आप एमसीक्यू नहीं बनाइएगा प्रीलिम्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कितना बार भी आप पढ़ लीजिए वहाँ कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर दीजिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा आपको एमसीक्यू के बारे में, वो जरूर जरूर देखिएगा। सारा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।